नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, राजनीति का जो सूर्य है वो हमेशा नहीं चमकता रहता है। राजनीति में जितने भी लोग हुए हैं, एक दौर सबका आता है और सबका चला जाता है। हरियाणा में एक दौर चौधरी बंसीलाल का भी आया था और ये दौर विकास का दौर इसको कहा जाता है, लेकिन इसी दौर में इमरजेंसी जैसे हालात भी आए और जो विकास पुरुष कहलाने वाले चौधरी बंसीलाल थे वो हरियाणा में एक खलनायक भी साबित हुए। तो ये दौर ज़िंदगी के आते हैं। चौधरी देवीलाल की ज़िंदगी में भी एक ऐसा दौर आया जब वो आदमपुर और तोसाम से एक साथ चुनाव हारे, राज्यसभा का चुनाव हारे और इसके बाद घर जाकर बैठ गए। पिछले वीडियो में हमने इसका जिक्र किया है, आप चाहें तो प्लेलिस्ट से उन वीडियो को देख सकते हैं कि पिछले अब तक की जो राजनीतिक दौर था वो किस तरीके से चला था। गेहूं के समर्थन मूल्य पर जो हरियाणा और पंजाब के किसानों ने आंदोलन किया, उस आंदोलन में एक बार फिर से चौधरी देवीलाल राजनीति में सक्रिय होकर लौट आए और जो संघर्ष समिति बनी थी इस आंदोलन को लेकर, जो समन्वय समिति बनी थी, उसके अध्यक्ष चौधरी देवीलाल बनाए गए थे। इसके बाद हरियाणा में ये अध्यापक आंदोलन हुआ और सरकार के खिलाफ एक लहर बनती हुई दिखाई देने लगी और चौधरी बंसीलाल इसको लेकर अंदर खाते बहुत चिंतित भी थे। लेकिन चूंकि इंदिरा गांधी का हाथ उन पर था और हरियाणा में बहुमत कांग्रेस के पास था, तो किसी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी। इसके साथ ही जो चौधरी बंसीलाल थे उनकी निकटताएँ संजय गांधी से ज़्यादा बढ़ती जा रही थी और इंदिरा गांधी उस दौर में सारे नीतिगत जो फैसले थे एक तरीके से संजय गांधी उनको लिया करते थे और चौधरी बंसीलाल की उनसे जो निकटताएं बढ़ती जा रही थी, उन निकटताओं के चलते वो हरियाणा के मामलों में जो दिलचस्पी थी उनकी, वो भी उस समय के जानकार बताते हैं कि थोड़ी थोड़ी कम होने लगी थी और जो हरियाणा में जो आंदोलन हुए थे उनको नैतिक और अनैतिक दोनों तरीके से दबाने की उन्होंने कोशिश की। आज हम बात करेंगे 3 उपचुनाव की और चौधरी बंसीलाल के शासनकाल में ये जो 3 उपचुनाव हुए थे, इनके जो नतीजे आए थे, उन्होंने साफ तौर पर यह बता दिया था कि हरियाणा में अब चौधरी बंसीलाल के खिलाफ एक लहर बनने लगी है। ये चुनाव थे रोडी का, नूह का और महम हलके का। रोडी से जो प्रत्याशी थे वो थे चौधरी देवीलाल, लेकिन उनको भी प्रत्याशी बनने के पीछे एक कहानी है दोस्तों, और वो एक कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। भले ही चौधरी देवीलाल आंदोलन में सक्रिय होने के चलते राजनीति में लौट आए थे, लेकिन ये जो 3 उपचुनाव हो रहे थे इसमें जो एक हल्का रोडी था जो चौधरी देवीलाल का परंपरागत एक जगह है, लेकिन चौधरी देवीलाल फार्म भरने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे और उन्होंने फार्म नॉमिनेशन का मंगवा कर रख लिया था, लेकिन उसको भरा नहीं था और इसी दौरान सरदार प्रकाश सिंह बादल का उनके घर पर आना होता है और उपचुनाव की चर्चा चलती है। तो चौधरी देवीलाल उनको बताते हैं कि फार्म तो मैंने मंगवा के रखा हुआ है, लेकिन इस पर सहमति नहीं बन पा रही है कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। इस पर सरदार प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि तुम ये नॉमिनेशन फाइल करो, चुनाव में जो खर्च होगा, जितना कुछ भी लगेगा, जितने आदमी चाहिए, जितनी मैन पावर चाहिए, जो संसाधन चाहिए, वो सब मैं दूंगा। आप निश्चिंत होकर इस रोडी का जो चुनाव है इसको लड़िए। तब जाकर चौधरी देवीलाल ने ये नामांकन भरा था। शाहबाद से हमारे एक बहुत ही जागरूक और चौधरी देवीलाल के दौर की राजनीति उनके साथ जुड़े रहने वाले प्रदीप शर्मा जी ने मुझे ये फ़ोन करके ये बताया है और वो करीबन 30-40 साल लगातार चौधरी देवीलाल के साथ रहे हैं। तो इस तरीके से रोडी हलके से चौधरी देवीलाल चुनावी मैदान में उतरे। बंसीलाल जी को अपनी लोकप्रियता का बहुत गुमान उस समय तक था, उनको लगता था कि उनकी लोकप्रियता अभी भी चरम पर है। उन्होंने इस चुनाव में अपना जो एक रिश्तेदार थे इंदिराज बेनीवाल, उनको टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा और इस चुनाव में इंदिराज बेनीवाल को हार का सामना करना पड़ा और ये हार एक तरीके से मुख्यमंत्री की हार थी और बंसीलाल जी ने पूरा दम लगा रखा था कि किसी भी तरीके से चौधरी देवीलाल चुनाव ना जीत पाएँ, लेकिन रोडी हलके से ये उपचुनाव चौधरी देवीलाल ने जीता और राजनीति में उनका ये कमबैक था। महम हलके का जो उपचुनाव हुआ, इस उपचुनाव में
जो हर्षरूप बुरा हैं, जो चौधरी देवीलाल समर्थित थे, उन्होंने कांग्रेस के राज सिंह, जो चौधरी बंसीलाल जी के वो भी रिलेटिव थे, दूर की रिश्तेदारी उनकी पड़ती थी आपस में, वो इस चुनाव को हार गए। और नूह में जो चुनाव था वहाँ से भी कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनको हार का सामना करना पड़ा। नूह से चौधरी कबीर अहमद चुनाव जीते और इन 3 उपचुनावों में हार से सीधा ये मैसेज गया कि अब चौधरी बंसीलाल का जो ज़माना था, जो दौर था, वो अब उतार पर है। और चौधरी देवीलाल ने कमबैक कर लिया था, उनके हौसले पूरी तरीके से बुलंद थे। और इसी बीच में एक भारत के राजनीतिक इतिहास की बहुत बड़ी घटना भी हो चुकी थी। महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू सरीखे नेताओं के साथ काम कर चुके स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण जी ने पटना, बिहार से संपूर्ण क्रांति का आगाज़ कर दिया था और गांव-गांव में उनकी लहर, उनके नाम की लहर दौड़ने लगी थी। 2 जलसे उन्होंने हरियाणा में भी किए थे, एक रोहतक में, एक कुरुक्षेत्र में, और 100 बड़े नेता उसमें मौजूद थे। चौधरी चरण सिंह ने उसमें अच्छी खासी उपस्थिति अपनी दर्ज कराई थी। उनका भी लोगों में एक क्रेज बन गया था कि चौधरी चरण सिंह को हम सुनना चाहते हैं। तो ये सारी परिस्थितियाँ उस समय घटित हो रही थी। और इसी दौर में एक और बहुत महत्वपूर्ण घटना राजनीतिक की घटी थी। 20 जून 1975 को बंसीलाल सरकार में कृषि मंत्री चौधरी भजनलाल, बिजली मंत्री रामधारी सिंह गौड़ और बहन चंद्रावती, जिनके पास राज्य मंत्री का प्रभार था, उन्होंने अपने पदों से इस्तीफ़ा देने का ऐलान किया। और इनमें से बहन चंद्रावती आने वाले समय में, जब इमरजेंसी के बाद जो चुनाव होते हैं, उनमें चौधरी बंसीलाल को करारी हार मिलती है बहन चंद्रावती के हाथों से। ये वो दौर था जब देश में कांग्रेस के खिलाफ लहर बहने लगी थी और हरियाणा में भी कांग्रेस के खिलाफ, चौधरी बंसीलाल के खिलाफ लहर बह रही थी। कहीं अध्यापक आंदोलन हो रहे थे, कहीं गेहूं को लेकर आंदोलन हो रहे थे। पूरा जो साल था वो धरने जुलूसों में बीत रहा था। बंसीलाल जी के सामने लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सामने, यहाँ पे गंभीर समस्याएं खड़ी हो रही थी। उधर से बंसीलाल जी का जो झुकाव था वो संजय गांधी के साथ बढ़ता जा रहा था और संजय गांधी से जो उनकी निकटताएं थी, उनका जो परिणाम जो निकला वो ये निकला कि 75 में इमरजेंसी लगी और उससे पहले चौधरी बंसीलाल केंद्र में बुलाकर मंत्री बनाए गए और हरियाणा में बनारसी दास गुप्ता जी को सत्ता सौंप दी गई। इस दौर की जो राजनीतिक प्रमुख घटनाएं थी वो हमने आज चर्चा की है। दोस्तों, आप अगर उस दौर में हैं, आप घर में, परिवार में कोई व्यक्ति उस दौर का है, तो उनसे बात पूछकर आप ज़रूर कमेंट करा करें, उसमें लिखा करें, ताकि मुझे, आप सब लोगों जो इन चीज़ों को नहीं जानते हैं उनको इसकी जानकारी हो सके। ये जो राजनीतिक वीडियो हैं ये किताबों की तरह हैं। आजकल किताबें पढ़ने का समय किसी के पास नहीं है, बहुत कम लोग किताबें पढ़ते हैं। हम डिजिटल का ये दौर है, तो जो वीडियो में जो जानकारियाँ मिलती हैं वो इतिहास का एक हिस्सा बनेगी और आप उस इतिहास का हिस्सा ज़रूर बनिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां जब देखें, पढ़ें और पुराने दौर की राजनीति को जानना चाहें तो उनको ये सारी जानकारियां मिल जाएं। दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया दोस्तों, नमस्कार।